हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। आज 4 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम 4 जुलाई की सारी एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें ताकि एक भी मिसिंग ना हो आपसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट और जेई के एग्जाम्स की। ये कल इसके बारे में मीटिंग भी हुई थी और मैंने बताया भी था आपको कि इसके बारे में मीटिंग है और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और ट्विटर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाया गया था कि इस एग्जाम को पोस्टपोन या कैंसिल कर दिया जाए। तो इसके संबंध में ये मीटिंग में निर्णय ले लिया गया है और इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आइए इसकी डेट देख लेते हैं कहाँ पर इसके कैंसिल किया गया और इसकी डेट्स क्या आई हैं। तो इसमें दिया हुआ है एचआरडी मंत्रालय ने कोविड 19 की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं नीट और जेई की तारीखें 2 माह आगे बढ़ा दी हैं। अब ये परीक्षाएं सितंबर में होंगी। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने जेई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। और इसका जो नया शेड्यूल जारी हुआ है, ये परीक्षाएं अब 6 सितंबर तक होंगी, जो कि जेई मेन का जो एग्ज़ाम था वो 6 सितंबर को होगा और जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो 27 सितंबर को आयोजित होगा। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी, जो पहले 26 जुलाई को होनी थी, और जेई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई को होना तय किया गया है, जबकि जेई एडवांस परीक्षा 23 अगस्त को होनी थी। तो ये नया शेड्यूल जारी हो गया है और इसी के साथ जब नीट और जेई के एग्जाम में चेंजेस आ गए हैं, तो उसी के साथ साथ जो यूपी में स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, उसके लिए एसईई की परीक्षाओं में भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो उसके लिए दिया गया है एसईई प्रवेश परीक्षा अब 20 सितंबर को आयोजित होगी। जेई मेंस की प्रवेश परीक्षा आगे बढ़ने के बाद एकेटीयू ने प्रदेश के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा यूपीएसईई स्टेट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम तिथि की बढ़ा दी है। इसकी तिथि अब 20 सितंबर होगी। इसके अलावा सीपेट की प्रवेश परीक्षा भी बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है। एकेटीयू के प्रवक्ता आशीष मिश्रा के अनुसार यूपीएसडब्ल्यू 2020 प्रवेश परीक्षा का आयोजन पहले 2 अगस्त को प्रस्तावित था। कोरोना संक्रमण की वजह से जेई ने अपनी प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए एकेटीयू प्रशासन ने भी प्रवेश परीक्षा आगे बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी है। वहीं सीपेट की प्रवेश परीक्षा 12 जुलाई को होना तय किया गया है, लेकिन कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए परीक्षा तिथि 5 अगस्त कर दी है। सीपेट में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि 2 जुलाई से आगे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है। तो ओवरऑल ये जो नीट और जेई की परीक्षाएं हैं ये कैंसिल हो चुकी हैं और इनकी डेट लगभग 2 महीने आगे बढ़ा दी गई है। इसी के आगे नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम से रिलेटेड। अभी कल और परसों ये न्यूज़ आई थी कि इस संबंध में जो फाइनल इस सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कोई फॉर्मूला अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसी के संबंध में ये न्यूज़ आई है, यूजीसी की गाइडलाइंस अभी नहीं, कोहाड़ समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी जारी। तो इसके संबंध में 2 जुलाई को मीटिंग भी होनी थी, लेकिन वो मीटिंग पता नहीं कंडक्ट अभी शायद नहीं हो पाई है या उसके प्रमोट करने के फॉर्मूला पे अभी मंथन चल रहा है। तो इसके संबंध में कहा गया है कि जब कोहाड़ समिति आएगी, कोहाड़ समिति का डिसीजन फाइनल होगा, उसके बाद यूजीसी अपना डिसीजन देगी प्रमोट करने को लेकर स्टूडेंट्स को, और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार कोई फैसला ले सकती है। लेकिन अगर हम बात करें अदर यूनिवर्सिटीज की, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गई, गुजरात यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटीज, ये सब ऑलरेडी अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर चुके हैं, स्थगित कर चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पाई है। वैसे तो इन्होंने 2 जुलाई की तारीख दी थी कि 2 जुलाई को इसके संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ निर्णय नहीं आया है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार यूनिवर्सिटी से संबंध में फैसला तब लेगी जब यूजीसी कोई गाइडलाइन जारी करेगी, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन जारी होगी प्रोफेसर कोहाड़ की समिति के निर्णय के बाद। तो इसमें दे रखा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश इस उद्देश्य के लिए जारी द्वारा गठित कोहाड़ समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही जारी की जा सकती हैं। यूजीसी ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आरसी कोहाड़ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो कि देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में फाइनल सेमेस्टर ईयर की परीक्षाओं के आयोजन के बारे में अपने सुझाव देगी। माना जा रहा है कोहाड़ समिति की सिफारिशें आने के बाद ही यूजीसी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो पहले ही ये प्रस्तावित कर दिया गया फॉर्मूला कि उनके इंटर के जो एग्जाम्स हैं और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा सेकंड ईयर या अदर ईयर्स के लिए। बट प्रॉब्लम आ रही है फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। अभी शिक्षा मंत्री का यह भी बयान आया था कि हो सकता है कि परीक्षाएं स्थगित ना की जाएं फाइनल सेमेस्टर की, बल्कि उनकी परीक्षाएं आगे पोस्टपोन कर दी जाएं। तो ये देखने वाली बात है, आगे आने वाले 1-2 दिनों में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। अभी पीसीएस 2018 का इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए शेड्यूल जारी होने वाला है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कमी थी, क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल था उसमें करीब 8 लोग होने चाहिए थे, लेकिन 2 ही लोग थे। तो उसके लिए खुशखबरी यह है कि इसमें नए 3 लोगों का सदस्यों का नियुक्ति कर दी गई है और उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो इसके संबंध में न्यूज दी गई है, लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। राज्यपाल की अनुमति के बाद अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य होने चाहिए, 8 अब सदस्यों की संख्या 5 हो गई है। बीएचयू में समाजशास्त्र के शिक्षक रहे प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी को सदस्य नियुक्त किया गया है। वह अभी तक प्रयागराज स्थित उच्चतर सेवा आयोग में सदस्य थे। राज्यपाल का आदेश होने के बाद वह शुक्रवार को कार्यमुक्त हुए और लोक सेवा आयोग में कार्यभार ग्रहण किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य विधि अधिकारी रहे कल्पराज सिंह को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य रहे किशनवीर सिंह जी साक्य ने भी बतौर सदस्य कार्य ग्रहण किया है। तो ये तो हो गई नियुक्ति से संबंधित यूपीपीएससी में। और इसके लिए इंटरव्यू के बारे में भी दे रखा है। पीसीएस 2018 के इंटरव्यू की अड़चन होगी दूर। सदस्यों की संख्या 5 होने के साथ ही पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू को लेकर आ रही अड़चन दूर हो गई है। अब अध्यक्ष और 5 सदस्यों को मिलाकर कुल 6 बोर्ड गठित किए जा सकेंगे। आयोग पीसीएस 2018 के इंटरव्यू का कार्यक्रम जल्द घोषित कर सकता है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी पीसीएस 2018 का इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और कोविड-19 में अगर ये इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है और इसका कुछ फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने इसमें क्वालिफाई किया है। अब बात कर लेते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई को बीएड की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने वाली है और यूनिवर्सिटी से इसमें अनुमोदन भी मिल गया है। लेकिन उसी तरफ बिहार की बात करें तो यहां पर बीएड की प्रवेश परीक्षा को टाला जा चुका है। 19 जुलाई को होनी थी ये प्रवेश परीक्षा। तो देख लेते हैं इसके संबंध में क्या दिया गया है। मुजफ्फरपुर 19 जुलाई को शहर में 22 केंद्रों पर आयोजित होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा वर्तमान कोरोना संकट को देखते हुए अभी टाल दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए होने वाला साक्षात्कार भी 31 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। तो इसमें ये दे रखा है क्लियरली, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आयोजित बैठक के बाद बीएड की प्रवेश परीक्षा को इसे अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार विश्वविद्यालय के 55 बीएड कॉलेजों समेत सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए इस परीक्षा का आयोजन होना है। मिथिला विश्वविद्यालय को इस बार बीएड का नोडल सेंटर बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि बिहार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हर मामले में ढीली दिखाई देती है, चाहे वो शिक्षक भर्तियों से संबंधित मामला हो, चाहे वो विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से संबंधित मामला हो या अन्य शैक्षिक फैसले लेने हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अभी जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अब लगभग 1000 कोरोना पॉजिटिव मरीज डेली मिल रहे हैं और अगर भारत की बात की जाए तो लगभग 20 से 22,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज डेली मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराना बहुत ही खतरे से कम नहीं है। और इसमें सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इस टाइप की अगर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे तो इसमें कोरोना महामारी बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षकों से संबंधित फर्जीवाड़े की। अभी उत्तर प्रदेश में आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई इसमें मामला सामने आ रहा है। प्रत्येक जिले में अध्यापकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स का, और उनमें कई सैकड़ों की संख्या में शिक्षक फर्जीवाड़े में फंसते नजर आ रहे हैं और उन पर रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें दे रखा है जांच के दायरे में शिक्षा मित्र व अनुदेशक भी। प्रथम चरण में 2004 से 2019 तक के अभिलेखों का होगा सत्यापन। तो अब तक जहां पर प्राइमरी बेसिक और माध्यमिक के शिक्षकों के सत्यापन किए जा रहे थे डॉक्यूमेंट्स, वहीं अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी इसके दायरे में आ गए हैं। तो ये वाराणसी की न्यूज है। अनियमित तरीके से फर्जी डिग्री पर नियुक्ति होने वाले शिक्षकों पर गाज गिरनी तय है। बेसिक शिक्षा विभाग परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति अध्यापकों के लिए नए सिरे से जांच कर रहा है। अब जांच के दायरे में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है फर्जीवाड़े से संबंधित। वहीं दूसरी ओर लखनऊ से ये न्यूज है, फर्जी शिक्षक मामले में जारी नहीं हो पाई एक भी आरसी। जहां एक तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो दिन प्रतिदिन आदेश जारी कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती या शिक्षकों से जुड़े हुए फर्जीवाड़े को ओपन किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं वो अपने ढुलमुल रवैये की तरह वैसे ही रास नहीं आ रहे हैं। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जितने भी अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों पर उस चीज का आरोप मढ़ दे रहे हैं। तो इसमें दिया गया है माध्यमिक में भी फर्जी शिक्षकों की कमी नहीं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि अभी तक तो सिर्फ प्राइमरी शिक्षक ही पकड़े जा रहे थे, लेकिन यहां पर अब बात करें तो जूनियर में भी यही स्थिति बनी हुई है। दे रखा है फर्जी शिक्षकों की भर्ती का शोर अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग तक ही सीमित है, जबकि राजकीय इंटर सहायता प्राप्त कॉलेजों में भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं। एलटी ग्रेड में 2014 में हुई 6,645 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इसी फर्जीवाड़े के चलते ही पूरी नहीं हो पाई थी। सभी मंडलीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के प्रमाण पत्र वे अपने पास रख लें। अभी ये प्रमाण पत्र स्कूल प्रबंधन के पास है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्यापन की कार्रवाई शुरू होगी। तो अब ये जूनियर स्कूल
और इंटर कॉलेजों में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। दूसरी ओर वेतन की रिकवरी के लिए जिम्मेदार कौन, इसमें दे रखा है कि वेतन की रिकवरी के लिए संबंधित जो अधिकारियों को लगाया गया है वो अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें दे रखा है फर्जी शिक्षकों से वेतन की रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही है, अभी तक इसका स्पष्ट जवाब खुद विभाग खोज नहीं पा रहा है। 1 जुलाई को इसी मामले में बीएसए ने यह कहते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों के पाले में गेंद डाल दी थी, तो शुक्रवार को वित्त एवं लेखाधिकारी से अपेक्षित सहयोग न मिलने का रोना रोया। लिहाजा सवाल लाजिमी है कि यदि शिक्षकों से वेतन की रिकवरी नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्राधिकारी बीएसए के पास होती है, प्रमाण पत्रों के सत्यापन से लेकर तैनाती तक बीएसए कार्यालय से दी जाती है, लेकिन वेतन रिकवरी के लिए एफआईआर के लिए गेंद दूसरे पाले में डाली जा रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से बीएसए अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं और बीईओ पर इस पर आरोप मढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं रेलवे की भर्तियों की, जो कि बहुत बड़ी संख्या में विज्ञापन तो जारी कर दिया था रेलवे में, लेकिन भर्ती का अभी तक नामो निशान नहीं है। कल तक एक लेटर वायरल हो रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि रेलवे ने अपनी 50% जो भर्तियां हैं उनको सरेंडर कर दिया है या उन्हें बैकलॉग में डाल दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। गैर सुरक्षा वाले 50% पदों को सरेंडर कर दिया जाएगा। रेलवे ने अपना एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक नए पदों की बहाली नहीं होगी, जबकि सुरक्षा संबंधी पदों पर बहाली की छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि रेल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे ऑटोमेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस आशय से जारी सर्कुलर पर सफाई देने आए रेलवे के मानव संसाधन विकास मंत्र के महानिदेशक आनंद एस खाती ने बताया, रेलवे में ना तो किसी की नौकरी जा रही है और ना ही भर्तियां कम की जा रही हैं। 2018 और 19 के दौरान शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी, उन्हें रोका नहीं जाएगा। ट्रेनों के संचालन व रखरखाव को सुरक्षा श्रेणी की नौकरियां सरेंडर नहीं की जाएंगी, लेकिन गैर सुरक्षा वाले पदों को सरेंडर करना होगा, जिसकी जगह रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परियोजनाओं के लिए सुरक्षा श्रेणी की भर्तियां की जा सकती हैं। तो ये ओवरऑल मेरा मानना है, ये गवर्नमेंट और रेलवे मंत्रालय की तरफ से सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। गवर्नमेंट पर्दे के पीछे कुछ और काम करती है। गवर्नमेंट का जो भी सर्कुलर या जो लेटर वायरल हुआ था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अब तक 2 वर्षों में जो भर्तियां आयोजित या विज्ञप्ति दी गई हैं उनके 50% पद सरेंडर किए जाएंगे और आने वाली भर्तियां अभी 2 साल के लिए मुश्किल ही आ पाएंगी। और दूसरी ओर कोरोना काल के चलते क्योंकि रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ भारतीय रेल है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ अग्रसर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला दे दिया जाए या फिर ऑटोमेशन या मॉडिफिकेशन का हवाला दे दिया जाए, लेकिन ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता और स्टूडेंट्स का ही होने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ एक तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं इसलिए क्योंकि ये इतनी चार्मिंग जॉब होती है, अच्छी जॉब होती है, एकदम सेटिस्फैक्टरी, बट प्रॉब्लम ये हो रही है जब इसमें भर्तियां आएंगी नहीं और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को तो जहां जिसके नाम पर प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जिस कंपनी को उसका टेंडर पास कराएंगे उनके थ्रू पैसा मिलता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम आने वाली है एक कॉमन मैन पे, एक स्टूडेंट पे। क्योंकि जब एक प्राइवेट कंपनी आके एक ऑनर बन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे भी प्राइवेट कंपनीज में शोषण किया जा रहा है स्टूडेंट एम्प्लॉइज का, वैसे ही उस टाइम अदर एम्प्लॉइज यानी कि जो एम्प्लॉइज जाएंगे प्राइवेट कंपनी के थ्रू उनका भी शोषण किया जाएगा। इस पर गवर्नमेंट की कोई सफाई नहीं है। तो आगे देख लेते हैं। रेलवे की इसी न्यूज के संबंध में रेल मंत्रालय ने एक और नोटिस भी जारी किया है जिसमें उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि इसमें किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। तो देख लेते हैं। पहली बात तो ये समझ नहीं आती है कि कोई भी सर्कुलर या लेटर वायरल होता है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ होता है कि ये भर्तियां कैंसिल की जा रही हैं या आगे के लिए पोस्टपोन की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अफसरों की एक पूरी गैंग चली जाती है कि उस पर्टिकुलर लेटर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देख लेते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि रेलवे में ना तो किसी की नौकरी जा रही है और ना ही भर्तियां कम की जा रही हैं। रेलवे के डीजी आनंद एस खाती ने कहा है कि ट्रेन संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक किसी भी सुरक्षा श्रेणी की नौकरियों को खत्म नहीं किया जाएगा। खाती ने कहा, गैर सुरक्षा के खाली पदों को खत्म करने से रेलवे की ढांचागत नई परियोजनाओं के लिए और ज्यादा सेफ्टी वाली जगह निकालने में मदद मिलेगी। रेलवे के निजीकरण और नौकरियों में कटौती की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीक के जरिए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, ऐसे में संसाधनों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए चल रहे भर्ती अभियान हमेशा की तरह जारी रहेंगे। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है फिर से। अब आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आपको खुद स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि कौन सी भर्तियां की जा रही हैं और कौन सी भर्तियां नहीं की जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये चाहे तो गवर्नमेंट अपने खुद के स्ट्रक्चर को मजबूत करके भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर सकती है। ना तो बजट की कमी है, ना ही टैलेंट की कमी है। अगर प्राइवेट टेंडर के अंतर्गत भी आके स्टूडेंट्स में नौकरी करेंगे तो गवर्नमेंट के अंडर गाइडेंस में आकर भी इसमें नौकरी कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। वहीं रेलवे मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने भी इसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। देख लेते हैं क्या दिया है। इंडियन रेलवेज इज नॉट गोइंग टू सरेंडर एंड सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर
train operations and maintenance. Review is being done only for non-safety category vacant post so that additional safety post can be created for new railway infrastructure projects being developed at fast speed. और इसमें एक ट्वीट और है, all ongoing recruitments drives for selection against different categories of post will continue as usual. तो देखने वाली बात यह है कि जब कोई भी वायरल ऐसा होता है लेटर जिसमें कि स्टूडेंट्स के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, तो स्टूडेंट्स इसके खिलाफ अपोज करते हैं, और जब अपोज करते हैं तो सोशल मीडिया पर आकर मंत्रालय और अधिकारी इसके संबंध में इस प्रकार का स्पष्टीकरण दे लेते हैं। लेकिन ये आगे देखने वाली बात होगी कि इस संबंध में क्या कार्रवाई होती है, कौन सी भर्ती होती है और कौन सी भर्ती रुकती है। तो ये होगा यार 4 जुलाई के एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ऐसे ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।